अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बताऊं अपना भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है, पूरे मूड में हूँ तुम्हें पढ़ाने के। क्या तुम मूड में हो पढ़ने के? आई थिंक योर आंसर इज यस। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था कि कहाँ से और कैसे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड करता है, कॉपर का, गोल्ड का, और बहुत सारी चीजें पढ़ी यार हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग के समय किन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता था। स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे जो रहस्यमयी है। वेट्स के बारे में जानेंगे, कैसे नापतोल की जाती थी चीज़ों की। उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए सील्स का मतलब क्या होता है। सील्स का मतलब होता है मोहर, किसी चीज की मोहर। जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करते हैं तो एक मोहर लगा दी जाती है कि ये सामान यहाँ से आया है और यहाँ जा रहा है, जो कि उसकी प्रोटेक्शन के बारे में दर्शाता है। मतलब कि ये सामान सुरक्षित आया है, इसको चीरा फाड़ा नहीं गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? इट्स माउथ वॉज टाइड विद रोप एंड नोट on the note was fixed some wet clay on which one or more seals were pressed। इसका मतलब पता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस मतलब आप सामान किस चीज में पाते हैं? बैग्स में पाते हैं। तो जब आप उस बैग को ऊपर से बांधते हैं, उसका मुंह बांधते हैं, आम भाषा में कट्टा, कट्टा सुना आपने? जो नॉर्थ इंडिया वाले साइड के लोग रहने वाले होंगे उन्हें कट्टा का ज़्यादा मतलब सेंस पता होगा कि कट्टे में वो वीट वगैरह पिसवा के भी लाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को पिसवा के लाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कैसे ऊपर से उसका मुंह बांध दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से पुराने समय में भी ऊपर से बैग का मुंह बांध दिया जाता था और वहां पे एक वेट क्ले लगा दी जाती थी। वेट क्ले लगा दी जाती थी और उसके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती थी। एक मोहर लगा के जो कि ये दर्शाया जाता था कि हाँ ये सामान यहाँ से आया है भाई, इंप्रेशन छोड़ने के लिए। ठीक है, जो कि ये दर्शाता था बैग कि चीर फाड़ा नहीं गया है सामान को, सुरक्षित सामान पहुंच चुका है। सीलिंग जो थी, जो मोहर थी, वो क्या दर्शाती थी? वो सेंडर की आइडेंटिटी दर्शाती थी कि कहाँ से सामान आया है। देखो ये सील्स और सीलिंग हुआ। देखो हो भी गया यार, 2 मिनट का था सारा। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर भी हो गया। इनगमेटिक स्क्रिप्ट। इनगमेटिक मतलब रहस्यमयी, ऐसी चीज जो रहस्य से भरपूर हो। ठीक है, मिस्टीरियस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा में हमें स्क्रिप्ट के बारे में जब बताया जाता है, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में जब हमें बताया जाता है, जब हम बोलते हैं कि ये हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, हमें हमसे कभी पढ़ी नहीं गई। अब आप देखो, ये सील है एक, ये क्या है? ये एक मोहर है। सीलिंग है एक, सील कह लो सीलिंग कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये एक मोहर है। आप इस मोहर को ध्यान से देखिए। एक सेकंड रुकिए। अरे तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या? बुक में देखो। बुक में जब आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि एक यूनिकॉर्न बन रखा है। यूनिकॉर्न बोले तो यूनिकॉर्न जानवर है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, आज तक देखा नहीं गया है। होगा पुराने समय में, अब तो शायद एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमने आज तक देखा नहीं, आज तक खोजबीन में पाया नहीं गया। तो एक तरह की इमेजिनेशन पाया जाता है। बट ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की उस पे मिला है, सीलिंग पे मिला है। और सीलिंग के साइड में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, निशान से बने हुए हैं कुछ। वो आज तक शब्द कभी पढ़े ही नहीं गए और ऐसा माना जाता है ये शब्द जो है बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण है। हमने मेसोपोटामियन की स्क्रिप्ट को पता लगा लिया, कौन सी स्क्रिप्ट है ये, कैसे पढ़ा जाता है इसको, हमने ये पढ़ लिया। और भी कुछ सिविलाइजेशन है उनकी भी स्क्रिप्ट को जान लिया। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये स्क्रिप्ट ऐसा में इसमें है क्या ऐसा। हम आज तक मतलब ये आज तक पढ़ी ही नहीं गई। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, एयरफोर्स स्टेशन है आसपास तो इग्नोर करो प्लेन की वॉइस को। तो जब हम स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं तो स्क्रिप्ट बहुत ही रहस्यपूर्ण बन जाती है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स विच आर रिटन ऑन द सील्स।
जो कभी पढ़े ही नहीं गए, जो एनिमल्स के मोटिव्स हैं, मोटिव्स मतलब निशान से एनिमल्स की पिक्चर बनाई गई है। दरअसल जो सबसे लंबी इनकी इंस्क्रिप्शन है जो इन्होंने शब्दों में लिखी है, वो 26 साइन है उस पर। आपकी किताब में यूनिकॉर्न के ऊपर कुछ साइन बने हुए हैं, उन साइंस की एक कतार जा रही है, 26 साइन है कुल टोटल, जो लॉन्गेस्ट हमें इंस्क्रिप्शन मिली है। बहुत ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है वो छोटी पाई गई हैं, बट जो लॉन्गेस्ट पाई गई है उसमें हमें 26 साइन मिले हैं, और स्टिल इट इज अनडिसाइफर्ड, ये पढ़ी नहीं गई, ये लिखी नहीं गई, विच मेक इट मोर मिस्टीरियस। स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, बिल्कुल उर्दू की तरह। और हमें कैसे पता चला राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है? हमें ऐसे पता लगा कि जब साइड, आपको पता है बचपन में जब आप लिखते थे तो एक टाइम ऐसा आता था कि पेज कंप्लीट हो गया और आप जैसे वैसे करके घुसड़ मुसड़ करके कोने में लिख देते थे। पर इसी चीज को जब हमने यहां पे इंप्लीमेंट करा तो हमें सेम आंसर मिला। ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो जब हमने लेफ्ट में देखा तो वहां पे स्पेस कम होने की वजह से शब्दों को घुसड़ मुसड़ करके लिख दिया, चिपका चिपका के लिख दिया, जैसे जगह की कमी पड़ रही हो लिखने के लिए। इससे हमें पता चला कि हड़प्पन के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। ऐसा नहीं है कि हमें सील्स ही मिली हैं जिस पे लिखा गया है, मोहर के ऊपर ही मिला है जिसके ऊपर लिखा गया है, ऐसे अंगे पंगे शब्द से जो आज तक पढ़े नहीं गए। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़े गए, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें सिर्फ सील्स पर ही नहीं मिला, हमें बहुत सारी और जगह हैं जहां पे मिला है। कॉपर टूल्स पे मिला है, रिम ऑफ जार्स, आपने जार को पकड़ने वाला वो देखा है? आपके घर में जार होगा, जग होगा, जिसमें चाय पानी जो भी आप डालते हैं, जिसमें भी आप कॉफी टी जो भी आप डालते हैं, मेरे को नहीं पता आप क्या डालते हैं, जो भी आप डालते होंगे, पर उसको पकड़ने के लिए एक स्टैंड सा होता है जो आपके हाथ में फिट बैठता है, उसको हम रिम कहते हैं, जार की रिम। और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पाया गया है लिखा हुआ, कॉपर के ऊपर भी लिखा गया है। टेराकोटा टैबलेट्स, छोटी छोटी टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई छोटी छोटी टैबलेट्स पर भी, ज्वेलरी पर भी, बीड्स पे भी, बॉन्ड रोड्स पर भी ऐसी कोई चीज नहीं है मुझे लगता है जो इन्होंने छोड़ी हो। एंशियंट साइन बोर्ड तक हमें मिला है। कहाँ गया? ये रहा, ये एंशियंट साइन बोर्ड है जो हमें कहाँ से मिला है। 1 मार्क्स में पूछ लीजिएगा कहाँ से मिला और आप हक्के बक्के रह जाइएगा। धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट, वेट्स, एक और कंसेप्ट क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है। और जब आप किसी चीज को इजीली पढ़ेंगे तो आपको भी वो चीज इजी ही लगने लगेगी। अगर आप मन में सोच के इसे पढ़ेंगे ना कि भाई इजी है तो आपको इजी लगेगा, अगर ये सोचेंगे यार बोरिंग है तो बोरिंग लगेगा। दुख हो के किताब खोलकर पढ़ेंगे तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा, पर अगर खुशी से पढ़ेंगे, उसमें उस चीज में इंटरेस्ट ढूंढेंगे अपना, तो फिर आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वेट्स, दरअसल क्या है कि जब हम बात करते हैं वेट्स की तो हम बात करते हैं कि पुराने समय में नाप तोल का सिस्टम क्या था, कैसे चीजों को प्रिसाइजली नापा जाता था, तो उसके लिए वेट्स का यूज करा जाता था। वेट्स दरअसल कुछ नहीं है, पत्थर के बने हुए कुछ चर्ट्स होते थे, एक क्यूबिकल कह सकते हैं, क्यूब के बने हुए पत्थर जिन्हें चर्ट कहा गया है। उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, छोटे भी पत्थर थे, बड़े भी पत्थर थे। छोटे पत्थर जो थे उनके जो वेट होते थे वो 1 2 3 4 8 16 32 कुछ ऐसे ही थे, आपकी किताब में लिखा हुआ है, यू कैन गौर फरमाएं। ठीक है, आगे हायर डोमिनेशंस भी मिले हैं, डिनोमिनेशंस मिले हैं हमें, बारी वाले भी मिले हैं जो डेसिमल सिस्टम में जाते हैं, फिर 160 200 320 640। हमें मेटल स्केल पेन्स भी मिले हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या भला है, मैंने इसीलिए पहले से ही अपना काम रेडी करके रखा है, दिखाता हूं आपको। ये है मेटल स्केल पेन, लेट मी शो यू। अरे आजा यार,
यहाँ से देख लीजिए। तेरा नेट कहाँ गया? ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। आज के टाइम पे बहुत ऐसी आपको याद है, आपके गली के अंदर एक अंकल आते होंगे जो सब्जी देते होंगे, तो सब्जी के समय पे वो ऐसा कुछ लेकर आते होंगे जिसमें वो एक तरफ चोट रखते होंगे, बट्टा रखते होंगे विद मार्किंग, जिसपे मार्क करा हुआ है कि ये इतने किलो का बट्टा है या फिर इतने ग्राम का बट्टा है। बट उस समय लिखा नहीं जाता था, उस समय लिखा नहीं जाता था क्योंकि उस समय पता ही नहीं होता था कि कितने किलो का बट्टा है। बस अनुमान लगाया जाता था, इमेजिन करा जाता था, और दूसरी तरफ सामान रख दिया जाता था जो ये दर्शाता था कि हाँ ये भी इतने किलो का ही है। और ये पता कैसे चलता था कि बराबर आ गया है, इतना हो गया है? जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाते थे तो पता लग जाता था कि हाँ ये इतना किलो इसके बराबर है, यानी इन दोनों का क्या वेट सेम है। मेटल स्केल पेन्स, इन्हीं चीजों का बाद में यूज किया जाने लगा, ये बात आप याद रखिएगा। आज भी यूज करा जाता है और पहले भी यूज करा जाता था। ओके, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक, एंशिएंट अथॉरिटी। क्या राजा था? जब मैं अपनी 12th क्लास में था तो मेरे को भी यही क्वेश्चन बड़ा सताता रहता था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या कोई राजा था। हमारी क्लास में भी इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हुई थी। यस, आपको क्या लगता है, क्या राजा था? हर एक का ओपिनियन मैटर करता है, हर एक की थिंकिंग मैटर करती है। जैसे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, इन लोगों की थिंकिंग मैटर करती है, आपके भी ओपिनियंस मैटर करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक नंबर 8, एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी, अच्छा, सिंपल सा मतलब निकल के आता है, प्रजा को चला कौन रहा था, या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, निश्चय किसके द्वारा लिए जाते थे? निश्चय हुआ ना? आपको जो ठीक लगे वो समझिए। कॉम्प्लेक्स डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते थे? कौन था मेन अथॉरिटी? कौन था मेन अथॉरिटी जो सारे काम करवा रहा था? आपको याद है मैंने बात करी थी कि बहुत सारे लोग मोबिलाइज करते थे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और ये बात है, याद है मैंने कहाँ डिस्कस करी थी? लेट मी शो यू। हमने ये बात इस टॉपिक में डिस्कस करी थी, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। इसमें मैंने आपको बताया था कि मोबिलाइज करते थे लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। लेट मी हाईलाइट यू फॉर दिस, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ लोग जो थे, लेबरर जो थे, वो इधर से उधर मोबिलाइज करते थे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो इनके पीछे कोई ना कोई तो होगा जो इन इकट्ठे लेकर चलता था, यूनिटी थी इनके अंदर। तो कौन था उस यूनिटी के पीछे, उस यूनिफॉर्मिटी के पीछे, उस लीडरशिप के पीछे किसका हाथ था? यही तो चीज आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, थिंकर्स आज तक बता नहीं पाए हैं। बस अपनी फिलोसफीज, अपनी कोटियां बुनते रहते हैं वो लोग। उसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, उनके अलावा उनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं है। दे कैन गिव यू एग्जाम्पल लाइक ब्रिक्स। जब ब्रिक्स का हमें यूनिफॉर्म रेशियो मिल सकता है जम्मू से लेके गुजरात तक और किसी भी एरिया में पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो इस यूनिफॉर्मिटी के पीछे कौन था? इस यूनिटी के पीछे कौन था? कोई इंसान, किसी का नाम कुछ तो होगा। हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज? इन सब लोगों को, इन सब लेबरर्स को, इतने लार्ज अमाउंट में मिलियंस ऑफ द लेबरर्स हर रोज इधर से उधर मूव कर रहे हैं फॉर मेकिंग प्लेटफॉर्म्स, फॉर द सिटाडेल, फॉर द हाउसेज। कौन था इनके पीछे? ऐसा तो है नहीं
कि हाँ भाई चल दिए एकदम से, कि उठाया बस्ता और चल दिया जी, चलो प्लेटफॉर्म बनाने चलते हैं इकट्ठे सारे। जब आज के टाइम पे हम प्रोटेस्ट के समय 4 लोग नहीं इकट्ठे कर पाते, तो उस समय एक बिल्डिंग बनाने के लिए इतने लोग कैसे इकट्ठे हो जाते थे? थिंक। पैलेसेस एंड किंग्स, पहला और आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं। दरअसल क्या है कि जब हम पैलेसेस और किंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसके बारे में हमें एक एविडेंस मिलता है, और वो एविडेंस ये है कि हमें मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस के नाम से दर्शाया गया है, और हमें वहां पे राजा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। नाम का पैलेस है वो, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है राजा का, और बोल दिया उस जगह को पैलेस, जैसे वो राजा की जगह हो। मतलब ऐसे ही नाम दे दिया। एक स्टोन स्टैचू मिला हमें, प्रिस्ट किंग उसका नाम दे दिया, और लोग इसी को ही वहां का राजा मान बैठे। अगर ये वहां का राजा था तो हर घर में इसकी मूर्ति होनी चाहिए थी, पर हर घर में तो इसकी मूर्ति मिली ही नहीं। इसकी तो एक ही मूर्ति मिली है जो ये है। अब आप खुद सोचिए, ये जेंटलमैन कैसे वहां का राजा हो सकता है? चुन्नी ले रखी है इसने, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उस पे, दाढ़ी को इसने कॉम्ब कर रखा है, बालों को सर के इसने कॉम्ब कर रखा है, माथे पे इसने भगवान का पता नहीं कौन सा क्या लगा रखा है वो। आप खुद सोचिए। थिंक, क्या राजा था? आगे हमें यही चीज बताई जाती है कि हमें मेसोपोटामिया से भी ऐसे कुछ प्रीस्ट किंग मिले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं दोस्तों। जब आप इन सब चीजों को डीपली स्टडी करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ही नहीं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स इन सब क्वेश्चंस पे अटके हुए हैं आज भी कि क्या राजा था। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे खड़ा होकर नहीं था राजा, बोलो क्या कर लोगे? 4 फिलोसोफर वहां से मेरे खिलाफ बोल देंगे कि हाँ राजा था। मेरे को बताओ अगर राजा नहीं था, इन सब चीजों का जवाब दो मुझे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इन सब चीजों के बारे में? मेजोरिटी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पा सोसाइटी में कोई राजा नहीं था, हर कोई अपना इक्वल स्टेटस एंजॉय करता था। अब कोई कहता है कि वहां पे कोई सिंगल रूलर नहीं था, हर एक जगह का अपना अपना रूलर था। रूलर यस, रूलर। रूरल क्यों कह रहा हूं मैं? मेरी प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करना। रूलर, रूलर, यस आई गॉट इट। कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग जगह के अलग अलग राजा थे। कमांड करने के लिए अलग अलग राजा रखे हुए थे। हड़प्पा का अलग, मोहनजोदारो का अलग, चानुदरो का अलग, शोरतुगई का अलग, धोलावीरा लोथल का अलग। और कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, सबका एक ही राजा था, सिंगल स्टेट का सिंगल राजा। बहुत लोग अपनी अपनी फिलोसफीज देते रहते हैं, पर आपको इन सब को लिख के आना होगा पेपर में। जब बात करी जाए कि भाई राजा था या नहीं, तो आपको ये लिख कर आना है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये कंसीडर करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई जो मर्जी बोले, पर आपको ये लिख कर आना होगा। ठीक है? The evidence for plant settlement, the standardized ratio of brick size and establishment of settlements near sources of raw material, it is likely that the Harappans practiced some sort of democratic system। ये आप बात लिख कर आएंगे कि लोग कह रहे हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करा जाता था। क्यों फॉलो करा जाता था? क्योंकि वहां पे यूनिटी थी, क्योंकि वहां पे इन सब चीजों का हमें प्रमाण मिलता है कि वहां पे यूनिफॉर्मिटी थी।
सब लोग इकट्ठे होके चल रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम ही तो दर्शाया गया है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स विद देयर गिवन फीचर वर क्रिएटेड अपेरेंटली फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस। कुछ चीज़ें ऐसी भी पाई गई हैं वहाँ पे जो आम मर्रा लोगों के लिए पर्पस के लिए यूज़ करी जाती हों। मतलब यूटिलिटेरियन कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें होती हैं ना जो आप रोज़ डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर रहे हैं, है ना। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे ही पाए गए हैं जो आम लोगों के द्वारा यूज़ करे जाते हों। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, बहुत सारे। कम मतलब इन्फानाइट तो नहीं कह सकता, अनकाउंटेबल तो नहीं कह सकता, बट देयर आर मैनी एग्जाम्पल कि हम ये कह सकते हैं कि भाई वहां पे कोई तो था जो उन लोगों को गवर्न कर रहा था, जो उन लोगों को एक सही राह दिखा रहा था, जो उन लोगों को सबको इकट्ठे लेकर चल रहा था। पर पता कौन लगाए कौन था वो? ये वो सच्चाई है जो छुपी हुई है। दैट्स ऑल। 7th और 8th टॉपिक के लिए हमने पूरा कर लिया है, 7th और 8th टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th, 10th और 11th ये तीनों टॉपिक निपटा देंगे। आई होप मैं जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी मुझे कंप्लीट करना है। मैं ये बुक कंप्लीट करना चाहता हूँ साल के एंड तक। आई होप यू आर विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ और कंटेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।